वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आया हूँ आपके पास सेल स्ट्रक्चर का वीडियो लेकर के। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेल स्ट्रक्चर के साथ आऊँगा। तो ये आपके सामने पूरे बोर्ड पर सेल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अभी डिटेलिंग इसकी मैं जो है वो आपको कराऊंगा जैसे वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें आप देख रहे होंगे साइड में ये सब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, अभी इनकी डिटेलिंग नहीं है। फिलहाल मैं आपको समझाने आया हूँ कि सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू योर क्लास 9th। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर में देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल मैंने इसलिए पहले लिखा है यहाँ पर क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनमें जैसे प्रोकैरियोट्स के बारे में आपने सुना है, प्लांट्स के बारे में सुना है। ठीक है, तो उन सब के अंदर जो है कहीं ना कहीं सेल वॉल देखने को मिलती है। जैसे आपकी फंगस है जिसको आप फंजाई भी कहते हैं, और प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा भी हैं, प्रोटिस्टेंट्स जैसे कि एल्गी वगैरह, उनके अंदर भी सेल वॉल देखने को मिलती है। तो क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर होती है अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर पाई जाती है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सबसे पहले सेल वॉल लिखा है। ठीक ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअल में जो सेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर मैंने अलग से सेपरेटली लिखा हुआ है रेड बॉक्स के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोट्स में इस तरीके से। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के फॉर्म में मैंने इस तरीके से मैंने आपको दिखाया। ठीक, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर लिखने का मेरा मकसद मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देख लीजिए कि सेल वॉल जो होती है वो पाई जाती है किसके अंदर, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी, फंगस और प्रोटिस्ट में। ठीक, तो ये पॉइंट आपको खास तौर से याद रखना है कि सेल वॉल जो देखी जाती है वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। इसमें कुछ यूकैरियोट्स भी हैं और कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं। अच्छा, अब सेल वॉल देखा जाए तो ये सबसे बाहरी लेयर होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर। ठीक, कैसी होती है, कठोर होती है, रिजिड, फ्रीली परमिएबल, यानी कि जो अलाउ करे किसको, मूवमेंट्स को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स, यानी जितने भी आपके आप ये कह लो कि जो मिनरल्स वगैरह हैं जो जरूरी होते हैं, ठीक है ना, किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी सेल के अंदर बनते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब एक तरह से फ्रीली परमिएबल है, अलाउ करता है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अच्छा, प्रोटेक्टिव, यानी कि प्रोटेक्टिव का मतलब ये हो गया कि एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज होती है सेल वॉल किसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल के ऊपर। सपोर्टिव कोट का मतलब हो गया, मतलब एक लेयर हो गई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। मतलब ये खासियत बता रहा हूं किसकी, ये बता रहा हूं आपको इन ऑर्गेनिज्म की जिनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल देखी जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर विच आर फाउंड जस्ट अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, ये लिखा है सेल मेम्ब्रेन। अब आप ये समझ लो कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आती है। हमारे अंदर जो है स्टार्ट जो होता है सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, क्या, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक, खास तौर से हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हायर ऑर्डर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर आउटमोस्ट लेयर होती है और कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, यानी कि ये कैसी होती है बेटा, ये होती है फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीली होती है, ये रिजिड नहीं होती सेल वॉल की तरीके से। और ये बनी होती है किससे, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो आप क्या बताओगे, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, अच्छा, फिर ये सारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स में देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट्स हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया, मतलब जितने भी आप देखना चाहो, जितने भी आपके किंगडम है उसमें ऑलमोस्ट सभी में ये देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा, कैसा होता है नेचर इनका, सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं बाहर जाने के लिए
और कुछ को बाहर से अंदर आने में अलाउ करते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब इसके बारे में डिटेल में आएंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी इसके डिस्कवरर भी हैं, वो भी आपको जब नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में ही बताऊंगा बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपके सामने आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको लिविंग फ्लूइड कहा जाता है। लिविंग फ्लूइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बना हुआ है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म मींस मेनली कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर आपको जो मैंने साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है ये चीज आप समझ लो कि साइटोप्लाज्म यहां पर तो है, ठीक है, लेकिन जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जोड़ देंगे तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको इस तरह से समझना है। तो प्रोटोप्लाज्म किससे बना हुआ है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये आप देख लीजिए, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है ना बेटा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोसोल जो लिक्विड पार्ट होता है, कैसा पार्ट है, तरल पदार्थ, तरल पार्ट पाया होता है, मतलब एक तरह से एक तरल हिस्सा पाया होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, और इसी के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में अगर देखा जाए तो आपका न्यूक्लियस भी इसी के अंदर ही आ गया। ठीक है, मतलब वो भी प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि हमने कलेक्टिवली बोला, वैसे पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स में अगर देखें तो मैंने यहाँ पे तीन तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है। सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी कि जो सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ है वो यहाँ पर आपको तीन दिखाई देंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। ठीक है, इन सबके फंक्शंस भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, और इनका नाम क्या है और इनके डिस्कवरर जो हैं, जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, ये तो हो गया सिंगल मेम्ब्रेन, जिनको सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन, एक सिंगल झिल्ली, यानी कि एक ही झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, वो सेल ऑर्गेनल्स ये हो गए। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, कोशिका के अंग, यानी कि ये सब के सब जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो एक सिंगल सेल के अंदर है। सारा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये सब सारा का सारा स्ट्रक्चर किसका बता रहा हूं बेटा, ये बता रहा हूं सेल का, सेल के अंदर का। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, ये सब आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सारी डिटेल स्टडी करते हो। ठीक है, इनके बिना स्टडी नहीं की जा सकती और आप इनके स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ठीक है ना, तो जो भी डिस्कवरीज हुई है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही हुई है, तभी ये सब चीजें देखी गई और आपके सामने ये पूरी डिटेल आज बताई जा रही है, समझाई जा रही है। ठीक है ना, अब डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया बेटा, ये वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर दो लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, प्लास्टिड्स किसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, यानी जिसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती, डायरेक्ट आपको देखने को क्या दिखाई देंगी, बॉडीज दिखाई देंगी। वो बॉडीज जो किसके अंदर तैरती हुई दिखाई देंगी आपको, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, यानी कि साइटोसोल के अंदर ये कह सकते हो। तो इसमें आपका पहला आता है राइबोसोम और दूसरा आता है सेंट्रोसोम्स। ठीक, ये सेंट्रोसोम्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और राइबोसोम्स जो है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। तो ये सब सारी डिटेल्स आपको जल्दी बताई जाएंगी। कल मैं आपके पास जो आऊंगा वो आऊंगा डिटेल सेल ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर के साथ, ताकि आपको सारी जो डिटेलिंग है वो दी जा सके। अब इसी प्रोटोप्लाज्म में जो दूसरा पॉइंट है वो आता है, दैट इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस देख लीजिए क्या है, क्या होता है, कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल हाउस। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो आपका पूरे सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक, अब न्यूक्लियस में भी अगर देखा जाए तो आपके चार चीजों से मिलकर के पूरा एक कंप्लीट न्यूक्लियस बना होता है। ये भी आपको पता है न्यूक्लियस किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में, जिसको ट्रू न्यूक्लियस के नाम से यूकैरियोटिक सेल आपको मैंने बताया।
ठीक, उन्हीं के अंदर ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। उनके अंदर ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर छितरा हुआ होता है। ये डिस्टिंक्शन या डिफरेंस मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ इसलिए बता दिया ताकि एक रिमाइंडर हो जाए, आपको याद दिला दिया जाए कि आप ये चीजें समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अच्छा, पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि आप जानते हो कि सेल के ऊपर सबसे ऊपर का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि जो झिल्ली होती है, वो होती है क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखें तो यहां न्यूक्लियस के ऊपर जो आ रही है वो हो रही है केंद्रक भित्ति, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि ये न्यूक्लियस की सबसे ऊपर वाली लेयर है, जिसको मैंने आपको याद होगा कि अंडे का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि एग यॉक के ऊपर जो है, जो आप जर्दी देखते हो अंडे की फ्राई, हाफ फ्राई करने के बाद, तो उसके ऊपर जो झिल्ली आपको दिखाई देती है वो क्या है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब वो पूरा यॉक क्या है, वो आपका न्यूक्लियस कहलाया जाता है। उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जो आपको जर्दी दिखाई देती है तरल पदार्थ में, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो ये भी आपका एक कॉन्फाइंड स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का। और उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जिसको आप बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, लिक्विड पार्ट हो गया। इसी के अंदर आपको फर्दर क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि राइबोसोम्स को बनाने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जिसको आप राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हो। और अब इसी में अगर आप देखो तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्रोमैटिन फाइबर यानी कि डीएनए आपको दिखाई देगा। तो ये सब चीजें आपके किसके अंदर पाई जा रही हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर ये चारों पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब अगर आप यहां से पूरा देखो तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल सेल के अंदर सारी चीजें पाई जा रही हैं, इसलिए इसका नाम रखा है सेल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उम्मीद करता हूं ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहां पर मैंने कुछ जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, स्लाइम मोल्ड्स, अलगी और सीवीड्स, ये वो प्रोटिस्ट हैं जिनके में सेल वॉल पाई जाती हैं। तो मैंने इसको भी बॉक्स में बना करके आपको अलग से दिखाया, ताकि आप इनके नाम को समझने के साथ साथ ये भी समझ जाओ कि जो प्रोटिस्ट हैं वो ये प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती हैं। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज जो बताया गया वैसे ही मिलेंगे। और सीवीड्स का मतलब ये हो गया कि ये वो मतलब सीवीड्स एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अलगी भी होते हैं और मैरीन प्लांट्स भी होते हैं छोटे, जो ज्यादातर समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, नदी नालों में, तालाबों में, ठीक है, नदियों में, इन सब में देखने को मिलते हैं। तो ये मिलते हैं, जिससे आपको कुछ याद भी आएगा। जैसे कभी आपने अपनी बायोलॉजी लैब में अगार का नाम सुना होगा, तो ये सीवीड से ही निकल करके आते हैं। ठीक है, बस इतना एग्जाम्पल आज आपके लिए काफी है। ये सब चीजें आप देख लीजिए, इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। शॉर्ट में सारी चीजें बता दी गई हैं, बाकी डिटेलिंग आपको मैं कल सारी चीजों के साथ आऊंगा, जल्दी जल्दी आऊंगा, जल्दी जल्दी समझाऊंगा आपको। ठीक है, और ऐसे ही बनाने का मेरा रहेगा। लास्ट में मैं कुछ चीजें आपके लिए लेकर के आऊंगा, कुछ सवाल जवाब आपसे भी करे जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक, ये सब चैप्टर के एंड में होगा। अभी फिलहाल आपको सिर्फ समझाना मेरा मोटो है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।